हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मटेरियल कॉस्ट। ये टॉपिक रेलेवेंट रहने वाला है पीएस, पीसीएल, रेवेन्यू अकाउंटेंट और इंटरनल ऑडिटर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि मटेरियल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। मटेरियल वो चीज है जो किसी भी तरह के प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिस चीज को हम यूज करते हैं उसे कहते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी कि हमने किस प्राइस पर उसे परचेज किया। सपोज 15 रुपए का हमने रॉ मटेरियल परचेज किया और रॉ मटेरियल को लाते वक्त रास्ते में कुछ भी हो सकता है। इसके लिए कंपनी क्या लेती है? इंश्योरेंस, और उन इंश्योरेंस के वो चार्जेस पे करती हैं। लेट्स सपोज कि पर प्रोडक्ट वो कितना पे कर रही है? 2 रुपीज इंश्योरेंस के लिए। कमीशन और ब्रोकरेज, अगर किसी पर्सन के थ्रू हम अपना मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो हम उस पर्सन को अगर कोई भी कमीशन या ब्रोकरेज पे कर रहे हैं तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। फिर इसके बाद है फ्रेट इनवर्ड, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, चाहे वो रिक्शा पे आया हो, ट्रक पे आया हो या ऑटो के थ्रू अगर हमारे पास मटेरियल पहुंच रहा है तो उसका खर्चा भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद है कॉस्ट ऑफ कंटेनर। कई बार मटेरियल ऐसा होता है कि जिसके लिए कंटेनर चाहिए होता है हमारे पास मटेरियल पहुंचने के लिए, जैसे कि फ्रूट वालों के लिए जो उनके पास रैक होते हैं उनमें कई बार फ्रूट आता है। लेकिन होता क्या है कि अगर वो रिटर्नेबल है, हमने उन्हें वापस कर दिया है तो उसका अमाउंट इसमें ऐड नहीं होगा। अगर वो हम अपने पास रख रहे हैं तो उसकी कॉस्ट भी हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर है वेस्टेज ड्यू टू नॉर्मल रीजन। अब देखिए, हमने ऑर्डर किए थे 15 मैंगोस, लेकिन 15 में से हमारे पास बचे हैं 14, क्योंकि एक मैंगो आते आते खराब हो गया, सड़ गया, या फिर मौसम की वजह से उसमें कोई भी डिटेरियोरेशन हो जाती है तो हम उसमें काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास ऑन एन एवरेज कितने मैंगोस पहुंच रहे हैं? 14। तो 1 की क्या है? वो नॉर्मल वेस्टेज है। तो वो भी अगर हम यहाँ पे खर्चा लिखेंगे तो वो 15 के 15 यूनिट्स का ही लिखेंगे, उस 1 यूनिट का खर्चा भी इसमें आ जाएगा। तो ये क्या है? वेस्टेज ड्यू टू नॉर्मल रीजंस। इसके बाद है ड्यूटी और टैक्सेस। अगर हम उन गुड्स को लाने के लिए कोई भी गवर्नमेंट को कोई ड्यूटी या टैक्स पे कर रहे हैं जो कि रिफंडेबल नहीं है, वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, लेकिन जिसका रिफंड अवेलेबल है उसको हम माइनस कर देंगे। अगर रिफंडेबल नहीं है तो ऐड कर देंगे, अगर रिफंडेबल है तो उसको हम लेस कर देंगे। फिर इसके बाद है डिस्काउंट। अब ये तो थी सारी एडिशन की चीजें, इन्हें हमने पहले ऐड कर दिया, लेकिन अब हमें पता चला है जी हमने तो गुड्स इतनी ज्यादा क्वांटिटी में ले लिए कि हमें डिस्काउंट भी मिल रहा है, गवर्नमेंट की ओर से हमें सब्सिडी भी मिल रही है और किसी तरह की हमें रिबेट भी मिल रही है, तो इसे हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे। इसके बाद है जी जो हमने ड्यूटी और टैक्सेस ऊपर पे किए थे, जो हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो गवर्नमेंट क्या है? हमें उसका क्रेडिट प्रोवाइड कर रही है, तो उसे हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे। इसके बाद है पेनल्टी और चार्जेस। पेनल्टी और चार्जेस होते हैं कि हमने कोई रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया तो उसकी वजह से हमें कोई पेनल्टी लग गई, तो उसको हम अपने मटेरियल में ऐड नहीं करेंगे। वो मटेरियल का पार्ट, कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। एक्चुअल में हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं कि हमारे पास जो मटेरियल पहुंचा है उसकी कॉस्टिंग क्या है, हमें वो मटेरियल ऑन एंड एवरेज कितने का मिल चुका है, राइट? तो पेनल्टी वगैरह अगर हम रास्ते में कोई भी पे कर चुके हैं तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे, और कोई भी अदर एक्सपेंस इसमें नहीं आएगा। जो रास्ते में ट्रांसपोर्ट वाला रुका, उसने चाय का कप पिया, हम रास्ते में रुके और सोचा कि थोड़ा टाइम यहाँ पे लगा लेते, जिसकी वजह से हम पहुंचते पहुंचते लेट हो गए, और जिस ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमें वो भेजना था हमें उसकी जगह पे कुछ महंगा ट्रांसपोर्ट लेना पड़ गया। तो ऐसे बहुत से खर्चे होते हैं, लेकिन उसको हम अपने रॉ मटेरियल में ऐड नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा हमारे पास पहुंचने वाला रॉ मटेरियल, उसका प्राइस। इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। अब आते हैं डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिपार्टमेंट में होता क्या है कि अगर कोई कंपनी है, वो कंपनी के अंदर डिफरेंट फैक्ट्रीज लगी होती हैं, तो उसमें क्या है कि जैसे ही मटेरियल आया, ऐसे तो है नहीं कि कंपनी ने एक फैक्ट्री ओपन की और डायरेक्टली कोई भी मटेरियल मंगवा लिया, तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है कि मटेरियल को कैसे लाया जाए, कैसे परचेज किया जाए। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल क्या है कि कंपनी के जो एक्सपर्ट्स हैं
जो उस फैक्ट्री के एक्सपर्ट हैं वो बताएंगे हमें किस क्वालिटी का और कितनी क्वांटिटी में इतने गुड्स बनाने के लिए हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है वो होता है बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल के बाद बनेगा मटेरियल रिक्विजिशन नोट, और ये नोट बनाया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा कि हमें कितना कितना मटेरियल रिक्वायर है प्रोसेसिंग के लिए। इसके बाद आता है परचेज रिक्विजिशन नोट। ये कौन सा डिपार्टमेंट प्रिपेयर करेगा? परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट बताएगा इस रिक्विजिशन में कि हमें इतनी क्वांटिटी बनाने के लिए इतना रॉ मटेरियल चाहिए, और इसके लिए वो कोटेशंस डिफरेंट वेंडर से वो कोटेशन लेंगे। परचेज रिक्विजिशन में क्या आता है कि वो कोटेशन लेंगे, जो भी वेंडर हमें अच्छी क्वालिटी में और एग्जैक्ट क्वांटिटी, प्राइस वगैरह सब कुछ सेट वो डिसाइड करके क्या बनाएंगे? परचेज रिक्विजिशन बनाएंगे। और इसके बाद जो वेंडर सिलेक्ट किया है हम उसके पास क्या करेंगे? ऑर्डर को प्लेस कर देंगे। इसके बाद जैसे ही हमने ऑर्डर प्लेस किया तो वेंडर हमारे पास क्या करेगा? गुड्स को भेज देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उसने सिर्फ गुड्स भेज दिए, अगर हमारे पास पहुंचे नहीं है तो उसके लिए हमारे पास क्या बनेगा? गुड्स रिसीव्ड नोट। ये एक एविडेंस होता है कि हमारे पास गुड्स पहुंच चुके हैं। और इसके बाद होता है कि मटेरियल रिटर्न नोट। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ऐसे नहीं है कि उन्होंने गलत मटेरियल परचेज कर लिया और इसके बाद वो रिटर्न नहीं कर पाई, ऐसा नहीं होता है। तो इनमें क्या, इन एग्रीमेंट्स में बहुत सी चीजें लिखी जाती हैं जो पहले से ही डिसाइड होती हैं। तो इसमें क्या है, हमने अगर कोई रॉ मटेरियल रिटर्न कर दिया है ना, तो उसके लिए भी क्या बनेगा? ये मटेरियल रिटर्न नोट कि हमने डिपार्टमेंट को या पर्टिकुलर सेलर को हमने ये भेज दिया है, मटेरियल रिटर्न नोट। और इनवॉइस, इनवॉइस सेलर जो है वो परचेज डिपार्टमेंट से डायरेक्टली बात नहीं करेगा, वो कॉस्ट डिपार्टमेंट को अपनी इनवॉइस भेजेगा। जो भी बिल चार्ज करेगा वेंडर वो कॉस्ट डिपार्टमेंट को भेजेगा कि इतनी ड्यूटीज और टैक्सेस वगैरह सब कुछ पे करके आपको इतना अमाउंट हमें पे करना है। और इसी इनवॉइस की बाद में यूसेज किस में होगी? स्टोर लेजर को प्रिपेयर करने के लिए या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इन्हीं बिल्स का यूज किया जाएगा। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ इन्वेंट्री इज कंट्रोल्ड। अब हमारे पास इन्वेंट्री आ चुकी है, लेकिन अब इसे किस तरह से कंट्रोल किया जाए। ये नहीं है कि हमारे फैक्ट्री में ये पर्टिकुलर इन्वेंट्री आई और ये यहीं पे पड़ी है, जिसका दिल किया यहां से उठाया, यूज किया और रख दिया, ऐसा नहीं होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए भी एक लिस्ट बनाई जाती है, और हमारे टॉपिक में है इसके 4 मेथड्स। इन्वेंट्री कंट्रोल का फर्स्ट मेथड है बाय सेटिंग क्वांटिटेटिव लेवल्स, कि हमने किस क्वांटिटी को और कितना मटेरियल हमें ऑर्डर करना है, कितने मैक्सिमम क्वांटिटी हम रख सकते हैं, मिनिमम क्वांटिटी हमें कितनी रखनी होगी, कोई डेंजर का स्टॉक तो नहीं है। तो इस तरह से हम ये लेवल सेट करते हैं। और इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? क्या वो वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है, फिक्स है, किस तरह की इन्वेंट्री है वो। इसके बाद है रेशो। डिफरेंट हम रेशोज डिफाइन करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री आई थी और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो कितनी इन्वेंट्री यूज हुई है। और इसके बाद है फिजिकल कंट्रोल। हम वहां पे एक गार्ड रख सकते हैं, लॉक लगा सकते हैं, ये सब क्या है? एक तरह से फिजिकल कंट्रोल है। तो इसमें कंट्रोल का फर्स्ट लेवल अब हम देखते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल बाय सेटिंग क्वांटिटेटिव लेवल्स। क्वांटिटेटिव लेवल्स को अब हम डीपली एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो एमसीक्यू बनने वाले हैं इसी टॉपिक से बनेंगे। सो फर्स्ट है रीऑर्डर स्टॉक लेवल। रीऑर्डर स्टॉक लेवल कौन सा हो गया? व्हेन टू ऑर्डर, कि हम ऑर्डर कब प्लेस करेंगे। तो इसमें है, तो इसको एक हम चार्ट के थ्रू हम इसे समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये रहा चार्ट जो मैन्युअली प्रिपेयर किया गया है स्पेशली पूरे टॉपिक को समझने के लिए। देखिए, इधर है स्टॉक का लेवल और इधर है टाइम, और ये है हमारे पास हमारे स्टॉक का मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक, कि हमारा पूरा स्टोर इस स्टॉक से भरा हुआ है। लेकिन हुआ क्या है कि अभी हमारे डेली की सेल परचेज होते होते ये स्टॉक यहाँ पे रह गया।
कम होते होते इतना रह गया, तो ये वो लेवल है जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। रीजन क्या है कि मैम हमारे पास तो इतना पड़ा है। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ऑर्डर को हमारे पास पहुंचने में कुछ वक्त लगता है, और उस वक्त जब वो वक्त लगेगा तो उसमें भी बहुत सा मटेरियल क्या है हमारे यहाँ से चला जाएगा, सेल हो जाएगा। तो ऐसे में हमारे पास क्या रह जाएगा, मिनिमम स्टॉक। तो इस तरह से रीऑर्डर लेवल वो लेवल है जब हमें ऑर्डर प्लेस करना है और हमारे पास इतना तो रिक्वायरमेंट हो कि हमारे पास मिनिमम तो रहे ही रहे, और प्लस ड्यूरिंग दैट पीरियड जो स्टॉक है वो यूज हो रहा हो। तो इस लेवल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, लेकिन उन फॉर्मूलाज को हम बहुत अच्छे से इस चार्ट के थ्रू लर्न कर सकते हैं। देखिए जैसे ही हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर पहुंचेगा तो हमारा स्टॉक फिर से बूस्ट करके यहाँ पे मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा। फिर से हम उसको यूज करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और इसके बाद हम फिर से ऑर्डर प्लेस करेंगे। और ऑर्डर प्लेस करने में मान लीजिए जी हमारे पास 7 डेज लग गए ऑर्डर को यहाँ पर आते हुए। अब इन 7 डेज में भी कंजम्पशन उसकी होती जाएगी और इस तरह से ये सर्कल चलता रहेगा। अब होता क्या है कि जी कई बार ऐसे हो गया, ट्रांसपोर्टिंग टाइम पे कोई दिक्कत आ गई, या फिर उनकी मैन्युफैक्चरिंग कुछ गलत हो गई, या किसी भी और कारण से बहुत सारा टाइम लग गया कि हमारे पास मटेरियल नहीं पहुंच पाया। तो ऐसे में हमारा स्टॉक जब मिनिमम लेवल से नीचे चला जाएगा तो उसे हम डेंजर लेवल या बफर स्टॉक की तरह इसे डिनोट करेंगे। बफर स्टॉक को या डेंजरस लेवल को कब यूज किया जाता है, अगर फार्मेसी में देखा जाए कि मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में एक इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन अब वो हर किसी को नहीं लगा सकते, लेकिन वो लगाएंगे किसको, एक इमरजेंसी वाले पर्सन को लगाएंगे कि देखिए जी इस पर्सन की इमरजेंसी है, अगर इतने टाइम में इसको ये इंजेक्शन नहीं मिला तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ऐसे केसेस में तो वो क्या करेंगे, इमरजेंसी में उस स्टॉक को यूज करेंगे, सबको वो सेल नहीं करेंगे, ओनली इमरजेंसी केसेस में इसको यूज किया जाएगा। तो लीड टाइम पीरियड वो टाइम, इसमें एक चीज और होती है लीड टाइम। लीड टाइम वो होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना टाइम लग जाएगा हमारे पास उस ऑर्डर को पहुंचने के लिए, और मिनिमम से मिनिमम कम से कम कितना टाइम लग जाएगा। जैसे बोल देते हैं ना कि जी कम से कम तो हमें 2 दिन चाहिए ही चाहिए आपको ऑर्डर भेजने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा आपको 7 दिन लग जाएंगे आपका ऑर्डर पहुंचने के लिए। तो इस तरह से हम ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं और इनको कैलकुलेट किया जाता है। अब इनके लेवल्स को हम देखते हैं चार्ट के। अगर आप इसको चार्ट के साथ अमेलगामेट करोगे ना तो ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा आपको। ये देखिए सबसे पहले रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या हो गया, हमारे पास मिनिमम स्टॉक हमारे पास कितना पड़ा है और एवरेज कंजम्पशन, इस टाइम पीरियड में एवरेज कंजम्पशन कितनी है उसको हम ऐड कर देंगे। एवरेज कंजम्पशन क्या आ गया, एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, और प्लस आ जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, रीऑर्डर लेवल। इसका एक फॉर्मूला और है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कितना टाइम लग जाएगा जी आपके पास पहुंचने में, एग्जांपल के लिए 7 डेज, और मैक्सिमम कंजम्पशन उस टाइम पीरियड में कितनी हो जाएगी, पर डे के हिसाब से कितनी कंजम्पशन हो जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास रीऑर्डर लेवल। अब आता है जी क्वांटिटी। ऐसे तो है नहीं जी परचेज डिपार्टमेंट ने उठा और कुछ भी कॉल किया और ऑर्डर प्लेस कर दिया, नहीं, हम क्या ऑर्डर करने वाले हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है कि जहां पर हमारी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल हो जाए, इक्वल भी हो जाए प्लस मिनिमम हो जाए, कम से कम हमें मटेरियल को कैरी करने पे खर्चा आए और ऑर्डर करने पे भी हमें कम से कम खर्चा आए। तो ऐसे में हम उस लेवल को क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इसको भी हम इस एक फॉर्मूला को हम बनाएंगे कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है, ये फॉर्मूला बनता कैसे है। सो देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसे हमें ऑर्डर करना है, जहां पर हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या है, दोनों इक्वल हो जाएं और मिनिमम हो जाएं। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे डिफाइन होती है, नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर।
हमने कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस किए हैं और एक ऑर्डर को प्लेस करने के लिए हमें कितना खर्चा आएगा। इक्वल में आ जाएगा नंबर ऑफ यूनिट्स टू कैरी। देखिए ये एनुअली डिसाइड होता है तो इसलिए हम पर एनम के अकॉर्डिंग डिमांड लेंगे। इसके बाद है कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे कि हमें एक यूनिट को कैरी करने के लिए कितना खर्चा पड़ रहा है। इसके बाद है देखिए नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे डिसाइड होंगे, जैसे कि हमारी डिमांड है 40,000 की और एक ऑर्डर में हम 20,000 यूनिट क्या है ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और एक ऑर्डर को प्लेस करने के लिए हमारा खर्चा कितना आ रहा है 200 आ रहा है। तो इस तरह से ये क्या आ जाएगी हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट। और देखिए इन्वेंट्री को जब भी कैरी करना होता है तो आप उसमें पूरे के पूरे 40,000 नहीं लोगे, आप उसको क्या करोगे एवरेज करोगे। देखिए कुछ एक स्टॉक हमारे पास जैसे ही आता है वो साथ के साथ सेल होता रहता है, तो हमें कैरी करने की कॉस्ट किस पे आती है, जो हमारे पास यूनिट्स नॉर्मली रहते हैं, नॉर्मली हम उसको कैरी करके चलते हैं। तो ऐसे केसेस में हम क्या लेंगे उसका एवरेज ले लेंगे, एवरेज के लिए डिवाइड बाय 2 हो जाएगा ये। और इसके बाद है कॉस्ट पर यूनिट, दोनों को इक्वल रखेंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2AO इक्वल्स टू OQ उधर जाने के बाद OQ स्क्वायर इंटू C। तो इस तरह से ये क्या आ जाएगा 2AO डिवाइड बाय C और इसका रूट, ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा अंडर रूट में बन जाएगा। और ये तीनों चीजें इक्वल थी, EOQ इक्वल्स टू ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू कैरिंग कॉस्ट। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव हो गया। तो स्टूडेंट कई बार ऐसे कंफ्यूजन होती है देखकर कि ये फॉर्मूला आखिर ड्राइव कैसे हुआ, तो ये बहुत ही इजीएस्ट लेवल है इसको लर्न करने का। तो ये क्या आ जाएगा 2AO डिवाइड बाय C और इसका रूट। नेक्स्ट है जस्ट इन टाइम, ये है टूडेज एक लेटेस्ट मेथड कह सकते हैं आप इसे इन्वेंट्री कंट्रोल का, कि जैसे ही हमें मटेरियल की जरूरत पड़ी हम उसे उसी टाइम पे ऑर्डर करेंगे। देखिए कुछ एक आइटम्स ऐसी होती हैं कि जिन्हें हम बहुत ज्यादा टाइम तक कैरी नहीं कर सकते, पेरिशेबल गुड्स जिनको बोला जाता है, जैसे कि एक पर्टिकुलर सब्जी है या कोई पर्टिकुलर फ्रूट है जिसे हम एक दिन से ज्यादा नहीं रख सकते, तो उसे क्या है जैसे ही जरूरत पड़ेगी तो हम एट अ टाइम उसको ऑर्डर प्लेस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल केक के लिए ऑर्डर ऐसे नहीं है कि आप 10-10 दिन पहले ऑर्डर प्लेस किया और आप लोगों को बहुत पुराना केक सेल कर रहे हो, नहीं, उसका ऑर्डर एक दिन पहले ही प्लेस किया जाता है और बिल्कुल फ्रेशली ही कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है, तो इसे क्या बोलेंगे जस्ट इन टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास मिनिमम स्टॉक लेवल। हमारी कंपनी में ऐसा नहीं होना चाहिए जी कस्टमर आ रहा है और वो वापस चला गया, या फिर जी प्रोडक्शन रुकी हुई है हमारे पास तो स्टॉक ही नहीं है, तो मिनिमम स्टॉक तो हमें रखना ही पड़ेगा। मिनिमम स्टॉक लेवल क्या आ जाएगा रीऑर्डर स्टॉक लेवल से जब हम एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रेट लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल, राइट। एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड लेस हो जाएगा रीऑर्डरिंग स्टॉक लेवल से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल। इसके बाद है मैक्सिमम। मैक्सिमम हमने बताया था कि जैसे ही हम क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं, राइट, तो हमारे पास वो स्टॉक आ जाएगा और जो हमारे पास पहले से थी उसमें से हम माइनस करेंगे जितनी मिनिमम कंजम्पशन हमने कर ली है, राइट। मिनिमम ऑर्डर हमने उतने टाइम में जितना जितना हमने कंज्यूम कर लिया वो लेस हो जाएगा और जितनी हमने ऑर्डर की है क्वांटिटी वो हमें रिसीव हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल। अब ऐसा होता है कि ये लेवल्स ना आपको डिफाइन करने आ जाते हैं एमसीक्यूज में। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको ईओक्यू पे, मिनिमम स्टॉक पे, मैक्सिमम स्टॉक पे, इन्हीं फॉर्मूलाज के बेस पे आपको मिलेंगे। अगर आपको ये लर्न हो जाएंगे ना तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री को फाइंड आउट करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट है मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2, ये तो हो गया जी नॉर्मल। नेक्स्ट है जी हमारे पास है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हम डिवाइड कर देंगे 1/2 रीऑर्डर
क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी हमारे पास आने वाली है हम उसका हाफ कर देंगे। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए जी, हमारे पास मिनिमम लेवल में स्टार्टिंग में कितना पड़ा था, 20 था, मिनिमम स्टॉक हुआ 20 और प्लस हमने ऑर्डर करके मंगवा लिए 40 यूनिट्स और, तो हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक कितना हो गया, 60 हो गया। अब 60 और 20 का अगर हम यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें तो मैक्सिमम कितना है 60 प्लस मिनिमम कितना है 20 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया, 40 आ गया। अब ऐसे में हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला को भी अप्लाई कर सकते हैं, 20 प्लस जो हमारे पास 40 दोबारा आया है। देखिए ये जो 60 है इसमें दो चीजें रिपीट हो रही हैं, मिनिमम स्टॉक 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब मिनिमम स्टॉक 20 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, राइट। तो हमने किसको क्या किया, एक ही बार ले लिया और इसके बाद जो नेक्स्ट वाला 40 है उसका हाफ कर दिया, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, 40। तो ऐसा नहीं है कि अगर मेथड दो है तो आंसर अलग आ जाएंगे, नहीं, आंसर आपका सेम रहने वाला है। ये क्या है, एक तरह से शॉर्टकट है। अगर आपके पास मिनिमम भी आया हुआ है और उन्होंने रीऑर्डर क्वांटिटी दी हुई है तो आपको जस्ट उसका हाफ कर देना है और मिनिमम में ऐड करके आपके पास आ जाएगा एवरेज स्टॉक लेवल। नेक्स्ट टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हम इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट है एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस में क्या होता है कि बेसिक वैल्यू और मतलब हमारे लिए उस पर्टिकुलर मटेरियल की वैल्यू क्या है। फर्स्ट जो हाई प्रायोरिटी के हैं उसको हम ए में रख लेंगे, उससे थोड़े कम है उसको बी में रख लेंगे और सी वाले में सबसे लोएस्ट वाले रख लेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम मॉनेटरी वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी फर्म के अकॉर्डिंग उसको कितनी जरूरत है फर्म को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उस तरह से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। फिर इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। ऐसे होता है कि कोई कोई इन्वेंट्री ऐसी होती है कि बहुत जल्दी से आई और फिनिश हो गई, क्यों, क्योंकि जी उसकी जरूरत सबसे पहले है, तो इसमें क्या आ जाएगी, फास्ट, स्लो और नॉन मूविंग। नॉन मूविंग वाली आइटम्स ऐसी होती हैं जी ये तो पड़ी ही रहती हैं, थोड़ी बहुत अगर जरूरत हुई तो ले लिया, नहीं तो ये ऐसे ही पड़ी रहेंगी, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री कौन सी होगी, हाईएस्ट वैल्यू वाली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, इसको तो संभाल के ही रखना पड़ता है, इसेंशियल, इसकी हमें जरूरत हमेशा ही रहती है। वाइटल में हमारे पास ये आ जाएगा जी, हम ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो हमारे प्रीमियम कस्टमर के लिए है, तो प्रीमियम कस्टमर के लिए हम थोड़ी सी महंगी चीजें मंगवाएंगे, उनको ऐड करेंगे, तो वो क्या आ गई, वाइटल में आ गई। और इसेंशियल में आ जाएंगी वो चीजें जी हर एक प्रोडक्ट में तो इसको डालते ही हैं, और डिजायरेबल भी एक तरह से ये हो गया कि इसेंशियल से थोड़ा सा कम, जैसे कि केक बनाने के लिए क्या यूज होता है, मैदा, तो वो क्या आ गया, डिजायरेबल आ गया। और इसेंशियल में आ जाएंगे हमारे डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स जी, मैंगो के लिए मैंगो फ्लेवर है, टूटी फ्रूटी है, या डिफरेंट डिफरेंट जो भी उसके फ्लेवर होते हैं वो इसेंशियल में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ एन आइटम। प्राइस के बेस पर ये है हाई वैल्यू आइटम और ये है मीडियम वैल्यू आइटम और ये है लो वैल्यू आइटम, तो इस तरह से इनको कंट्रोल किया जाता है। अब इन्वेंट्री कंट्रोल का नेक्स्ट मेथड है यूजिंग रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के थ्रू कैसे आएगा, इनपुट आउटपुट रेशियो, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इनपुट टू प्रोडक्शन, हमने प्रोडक्शन में कितना मटेरियल भेजा, और स्टैंडर्ड मटेरियल कंटेंट ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्ट, जी हमने 20 kg रॉ मटेरियल भेजा और उसको भेजने के पास हमारे पास 10 kg हमारे पास क्या आ गया है, फाइनल प्रोडक्ट आ चुका है। तो इस तरह से ही हम देखेंगे हमारे पास ऑर्डर आ गया है जी 40 kg प्रोडक्ट बनाने का, राइट। तो ये मटेरियल कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ये 10 का 4 टाइम्स है, तो हम 80 kg ही उसको भेजेंगे। ये नहीं है जी उठाओ 100 kg और बना लाओ 40 kg, नहीं, तो ये क्या है, हम इसलिए इनपुट आउटपुट रेशियो डिफाइन की जाती है। नेक्स्ट है इनपुट टर्नओवर रेशियो, हमारा जो इनपुट है वो कितने टाइम पीरियड में टर्नओवर हो जाती है उसकी। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड,
एक पर्टिकुलर पीरियड ले लेंगे, जैसे कि 1 मंथ। 1 मंथ में ऑन एन एवरेज हमारा तो जी 15,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम हो जाता है। कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड, और हम अपने पास 5,000 किलोग्राम हमेशा स्टॉक रखते ही रखते हैं, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारी इन्वेंट्री कितने टाइम में टर्नओवर कर रही है वो आ जाएगा 3। अगर हमारे पास 15,000 है तो 3 बार हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर आ जाएगी। फिर इसके बाद है फिजिकल कंट्रोल। देखिए जी, फिजिकल कंट्रोल वही आ गया कि हम कैसे पर्टिकुलर सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। इसमें है 2 बिन सिस्टम। बिन सिस्टम क्या होता है कि हमने एक पर्टिकुलर बॉक्स या फिर जो भी जगह है यहाँ पर हमने अपना मटेरियल लगा रखा है या रखा हुआ है, वहां पर हम लिखेंगे कितना मटेरियल रिसीव हुआ, उसकी क्वांटिटी, और कितना मटेरियल इशू हो गया उसकी क्वांटिटी, और हमारे पास कितना मटेरियल अभी बचा हुआ है। तो ये क्या है, एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है जिसे हम बिन कार्ड कहते हैं। 2 bin system is supplemental to the record of respective quantity on the bin card and store ledger card। हम क्या कर रहे वाले हैं यहाँ पे 2 bin system रखने वाले। 2 bin system कैसे हो गया, एक तो हो गया जी ये कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई, कितनी इशू हुई और हमारे पास स्टॉक कितना है। सेकंड है स्टोर लेजर, इसमें हम क्या है इसका अमाउंट भी लिखेंगे कि हमें किस रेट पे ये रिसीव हुआ था, किस रेट पे हमने इसे इशू किया है, और आज जो हमारे पास मटेरियल बचा हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है। तो ये क्या है फिजिकल कंट्रोल में फर्स्ट पॉइंट है 2 bin सिस्टम। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ बजट। हम क्या करेंगे, बजट प्रिपेयर करेंगे कि हमें इतनी इन्वेंट्री चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए, या नंबर ऑफ यूनिट्स को बनाने के लिए हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, बजट प्रिपेयर करेंगे। फिर है परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड एंड कंटिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशन। परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड क्या होता है कि हम लगातार ये रिकॉर्ड प्रिपेयर करते ही रहेंगे। ये नहीं है जी मंथ में एक बार कर लिया, फिर 2-3 महीने छोड़ दिया, फिर कभी कर लिया, नहीं, ऐसे नहीं है। डेली ये चीजें प्रिपेयर की जाएंगी। इसके लिए स्पेशली एक पर्सन रखा जाएगा जो रोज ये चीजें बना रहा है। कितना मटेरियल इशू हो गया, तो ये क्या है कंट्रोल का सबसे ज्यादा वाइटल पार्ट है। और इसके बाद है ये है कंटिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशन। एक हायर अथॉरिटी में से एक पर्सन आएगा और वेरीफाई करेगा कि हाँ जी बिन कार्ड्स और स्टोर लेजर सही से प्रिपेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये क्या है इसमें कंटिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मटेरियल की वैल्यूएशन। अब हमारे पास मटेरियल भी है, अब हम उसको वैल्यू कैसे करेंगे। कोई पर्सन आ गया हमारे पास जिसको हमसे ही बहुत सारा स्टॉक चाहिए, तो ऐसे में हम अपने मटेरियल की वैल्यूएशन फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, किसी अदर कंपनी को अपनी फैक्ट्री के लिए चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम अपनी ही फैक्ट्री में अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं और उनको मटेरियल दे रहे हैं, तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाएगी, राइट। तो इसमें मेथड हम कौन से फॉलो कर रहे हैं, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस मेथड, उसकी कॉस्ट कितनी है। सेकंड है एवरेज प्राइस मेथड, एवरेज प्राइस पे हम उसको इशू कर देंगे। फिर इसके बाद है मार्केट प्राइस मेथड, मार्केट प्राइस पे हम अपने डिपार्टमेंट को या फिर किसी और कंपनी को प्रोवाइड करेंगे। या फिर है नॉशनल प्राइस, उस टाइम पे देखा जाएगा कि स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, इन्फ्लेटेड प्राइस क्या है और रीयूज प्राइस क्या है। तो फर्स्ट है फीफो मेथड, जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को मटेरियल इशू करता है, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब मटेरियल इशू करेगा, तो वो फर्स्ट मेथड कौन सा फॉलो कर सकता है जी, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 5 जनवरी 2024 को जो मटेरियल आया और फिर इसके बाद आ रहा है हमारे पास 10 जनवरी 2024 को, राइट। तो सबसे पहले कौन सा इशू होगा, ये होगा, और इसके बाद ये वाला मटेरियल इशू किया जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा ना, वो उसके बिल्कुल लेटेस्ट प्राइसेस पे होगा, राइट। तो ये क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
अब हम सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में आ जाएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। होता क्या है कि कई बार की कंपनी में, जैसे अगर हम एक नॉर्मल शॉपकीपर मैन का एग्जांपल लेते हैं जी, हमारे पास बिल्कुल लेटेस्ट मोबाइल है जो कल आया है, कंपनी ने बिल्कुल न्यू लॉन्च किया है। अब ऐसे में शॉप पर तो कीपैड वाले फोन्स भी होते हैं, राइट? ऐसे तो है नहीं कि आपको आईफोन चाहिए और वो आपको लाकर कीपैड वाला फोन दे दे, नहीं ना। तो ऐसे मेथड्स को क्या कहते हैं हम? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लेटेस्ट चीज आई है उसको हम पहले सेल करते हैं। ये तो जी लेता ही रहेगा, जिसको जरूरत होगी वो ले लेगा, राइट? तो ये क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये मेथड बहुत कम यूज होता है स्पेशली फैक्ट्रीज में, लेकिन हम इसे AS2 और इंड AS2 में क्या बताया गया है कि LIFO मेथड होता ही नहीं है, लेकिन हम इसको अपनी नॉलेज पर्पस के लिए क्या है? स्टडी कर रहे हैं। सो नेक्स्ट है सिंपल एवरेज। हुआ क्या जी? हमारे तो मटेरियल मिक्स हो गए, अब हम उसका प्राइस कैसे बताएं? हमें डिपार्टमेंट को इश्यू भी करना है, तो हम क्या करेंगे जी? टोटली देख लेंगे कि मटेरियल को परचेज करने के लिए कितना प्राइस लगा। देखिए 5 यूनिट आए थे, ये 5 रुपए के थे, 4 यूनिट आए थे, ये 4 रुपए के थे, 3 यूनिट आए थे, 3 रुपए के थे। तो इसका क्या आ जाएगा? 5 + 4 + 3 डिवाइडेड बाय 3। 5 4 9 और 3 12 बटा 3। तो हमारा इश्यू प्राइस कितना आ जाएगा सिंपल एवरेज में? 4 रुपीज, राइट? इसमें हम क्या करते हैं? प्राइस का एवरेज कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। इसमें क्या है? कितनी क्वांटिटी आई थी? इसमें है 4000 यूनिट 4 रुपए के हिसाब से थे, 3000 यूनिट 3 रुपीज के हिसाब से थे, 5000 यूनिट क्या थे? 5 रुपीज के हिसाब से थे। कितने आ गए ये? 16,000 + 9,000 + 25,000, तो कितना आ गया? 50,000। 50,000 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ यूनिट। क्वांटिटी कितनी है? 5 4 9 और 3 12, 12,000। तो इस तरह से हमारे पास ये जो प्राइस आएगा, ये क्या है हमारे पास? वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, राइट? तो इस तरह से हमने ये चारों मेथड भी कर लिए। स्टूडेंट्स, इन मेथड में से भी बहुत से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मोस्ट ऑफ रिपीट होने वाले क्वेश्चंस होते हैं सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। स्टूडेंट्स इसमें ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए यही क्वेश्चन उनसे रिपीटेडली पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। अब ऐसा होता है कि मटेरियल तो हमारे पास है, लेकिन मटेरियल का लॉस भी होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर लॉस हो किस वजह से रहा है? क्या वो नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, या क्या सिस्टम है? वो लॉस किस तरह का है? तो वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। इसमें है लॉस ऑफ मटेरियल। फर्स्ट तो आ गया जी वेस्टेज। किसी भी फैक्ट्री में ये हो ही नहीं सकता कि हमने रॉ मटेरियल को किसी पर्टिकुलर मशीनरी में इंसर्ट किया और आउटपुट आते आते कोई वेस्टेज ना हो, राइट? तो ये क्या है? वेस्टेज, जिसकी कोई रिकवरेबल वैल्यू नहीं होती। सेकंड होता है स्क्रैप। जी हमने बहुत टाइम पहले से प्रोडक्ट को बनाया, लेकिन अब ये कबाड़ बन चुका है, स्क्रैप है, इसकी वैल्यू बहुत कम मिलेगी, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? स्क्रैप। स्पॉइलेज हो जाता है कि मटेरियल बनते बनते मशीनरी में कोई खराबी आ गई, तो अब उसको फर्दर ही हम उसको मतलब बना नहीं रहे हैं, उसको ठीक नहीं कर रहे, या फिर ये कह सकते हो कि वो स्पॉइल हो चुका है, राइट? तो हम उसको उसी वैल्यू पे या कम वैल्यू पे हम उसको सेल कर देंगे। तो ये क्या है? स्पॉइलेज। डिफेक्ट वो होता है कि जिसको ठीक किया जा सके, राइट? किसी शर्ट मैन्युफैक्चरर ने क्या देखा कि बटन्स टूट गया है, तो बटन उसको लगाकर तो उसको वो फर्दर जो लेबर चार्जेस है उसके ऊपर जो फर्दर जो सर्विस चार्ज है वो पे करके उसको फिर से गुड्स को हम नया बना सकते हैं। ऑब्सोलेंस होता है जी, पुराना हो गया, काफी टाइम से एक टेलर के पास शर्ट पड़ी थी, कोई उसको परचेज करने नहीं आया, वो नीचे पड़ी पड़ी रह गई, उस पर कुछ एक ना निशान से, जैसे जो टाइमली होते हैं ना, डिटीरियोरेट हो जाता है प्रोडक्ट, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्सोलेंस। अब नेक्स्ट है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। ट्रीटमेंट क्या आ गया? नॉर्मल और एबनॉर्मल। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। नॉर्मल वेस्ट होगा जी, वो तो गुड्स का ही पार्ट है,
लेकिन एबनॉर्मल हो गया तो उसको किस में लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट है स्क्रैप, जो हमारे पास कबाड़ बच गया था। अब ऐसे में हुआ क्या जी, हमारे लिए तो वो है ही स्क्रैप, लेकिन हमें जितना भी रियलाइज हो गया ना उसमें से, तो हम उसको अपने खर्चे में से, अपनी कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, और जो भी एबनॉर्मल होगा तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे। इसके बाद है स्पॉइलेज। जी मटेरियल तो स्पॉइल हो चुका है, लेकिन होता क्या है, किसी को फर्दर ही रॉ मटेरियल चाहिए होता है, किसी कंपनी को या किसी पर्सन को, तो उसने उसे परचेज कर लिया। नॉर्मल सी स्पॉइल थी, ले लिया, तो हम उसे कॉस्ट में से लेस कर देंगे। लेकिन एबनॉर्मल सी थी, भाई ये तो होती नहीं है, हमारा क्या है, लेबर वाला जानबूझकर छुपा देता है ताकि ये खराब हो जाए, राइट। तो ये क्या है, चीजें एबनॉर्मल है, तो इसको हम कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाएंगे। मटेरियल में से ये ना तो लेस होगा ना ही ऐड होगा। और इसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिव। अब जो डिफेक्ट है, नॉर्मल सा डिफेक्ट आ गया तो मटेरियल कॉस्ट में चार्ज हो जाएगा, थोड़ा सा और अमाउंट ऐड हो जाएगा तो ये उसमें चला जाएगा। फिर इसके बाद है एबनॉर्मल है तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और एब्सोलेंस की बात अगर हम करें तो द वैल्यू ऑफ ऑब्सोलीट मटेरियल हेल्ड इन स्टॉक इज अ टोटल लॉस। ये हमारे लिए तो जी टोटल लॉस है। इमीडिएट स्टेप शुड बी टेकन टू डिस्पोज इट ऑफ। अब हमें इसको डिस्पोज ऑफ करना है बेस्ट अवेलेबल प्राइस पे। The loss arising out of obsolete material on abnormal loss doesn't form part of the cost of manufacture, right? तो ये cost की manufacturing का part नहीं बनेगा, उसका part नहीं बनेगा। तो स्टूडेंट्स यहीं पे हमारा क्या है, ये टॉपिक कंप्लीट होता है मटेरियल कॉस्टिंग का। बहुत जल्दी आपको चैनल पे इसके एमसीक्यूज मिल जाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इसके बाद ओवरहेड का। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।